Assalamualaikum, all my dear friends. My name is Jam Muhammad Amir, your chemistry teacher. Class first year, chapter number 1, basic concepts. आज का टॉपिक है एटम। एटम को डिफाइन के हवाले से देखना है, एटम को कहाँ से डिराइव किया गया या किन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है, उसके बारे में हमने आज डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक है एटम। एटम को हमने तीन तरीके से बयान करना है। एक तो हमने देखना है मीनिंग्स, दूसरा हमने डिफाइन के हवाले से देखना है, और जो थर्ड चीज है वो क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका देखते हैं मीनिंग्स। मीनिंग क्या होता है? एटम है, एटम, ये एटम है, ये ग्रीक वर्ड है जो कि निकला है एटमोस से। एटमोस, इसमें दो वर्ड मौजूद हैं, एक है एक है टोमी। टोमी, अगर मैं की बात करूं तो मीन बनता है नॉट। क्या बनता है? नॉट। अगर इसकी बात करें, इसका मीन बनता है टू कट। टू कट, तो इसका क्या मतलब हुआ? मीन नॉट है, टोमी मीन कट। मतलब क्या? एटम का मीन बनता है कि नॉट टू कट। मतलब क्या है? इसको मजीद हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, जो कि एटमोस से निकले। अगर मीन नॉट, टोमी मीन क्या है? टू कट, इसको मजीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये है इसका मीनिंग। आगे बात करते हैं डिफाइन की। तो जो डिफाइन है एटम की, वो दो तरीके से बयान की गई है। फर्स्ट डिफाइन को भी देखते हैं और सेकंड डिफाइन को भी देखते हैं। तो फर्स्ट डिफाइन क्या है? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, smallest particle of an element that are which are that, जो भी लिखें या which लिखें या that लिखें, can take part in a chemical reaction, in a chemical reaction is called atom। ये तो फर्स्ट डिफाइन क्या है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच आर दैट, इनमें से जो भी लिखें, कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जरा जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है, उसे हम क्या कह सकते हैं? एटम कहते हैं। जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले सकता है उसे हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। तो अगर हम ये हिस्सा केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है, तो हम बता सकते हैं कि अगर इस चीज की बात करें तो ये है रिएक्टेंट, अगर हम इसकी बात करें तो ये है प्रोडक्ट। अब इसकी बात करते हैं, ये रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन जो रिएक्टेंट हैं, ये वाले जो रिएक्टेंट हैं, ये चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब ये वाले रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इन्हीं का हम नाम दे रहे हैं एटम का। क्या नाम दे रहे हैं? एटम का। तो ये है फर्स्ट डिफाइन। इसके बाद चलते हैं हम सेकंड डिफाइन के ऊपर कि सेकंड डिफाइन क्या कहती है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट
particle of an element which may or may not exist independently is called atom। तो ये डिफाइन हो गया एटम की सेकंड। पहली डिफाइन ये थी कि एलिमेंट का वो छोटे से छोटा ज़रा जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। लेकिन इसकी बात करें सेकंड डिफाइन की, तो इसकी सेकंड डिफाइन ये कहती है एक एलिमेंट का छोटे से छोटा ज़रा जो आज़ादाना रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, मतलब आज़ाद रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता, तो उसको हम नाम देते हैं किसका? एटम का नाम देते हैं। अगर हम एग्जाम्पलों की बात करें, इसकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं, तो वो हम बात कर सकते हैं लाइक दैट सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है एंड एसेट्रा। ये डिफाइन एग्जाम्पल हैं। अब इसके अलावा हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है एंड एसेट्रा। ये अब देखिए मैंने 2 टाइप की एग्जाम्पलें दी हैं। 1 टाइप की ये एग्जाम्पलें हैं, 1 टाइप की ये हैं। अगर मैं ऊपर वाले की बात करता हूँ, अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो ये होती हैं स्टेबल। ये क्या होती हैं? स्टेबल एटम होती हैं, सॉरी अनस्टेबल होती हैं। अनस्टेबल का मतलब है कि ये फ्री नहीं रह सकते, नॉट फ्री। ये फ्री आज़ाद नहीं रह सकते। मतलब इसका सिंपल ये है कि these atoms या elements do not exist independently। These elements do not exist independently मतलब क्या है? ये आज़ाद नहीं रह सकते। कौन से? ये वाले एलिमेंट जो हैं आज़ाद नहीं रह सकते। अगर इसकी बात करें, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डुप्लेट भी कंप्लीट है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? फ्रीली रह सकती हैं, फ्री रह सकती हैं। क्या कर सकती हैं? फ्री रह सकती हैं। ये फ्री रह सकती हैं क्योंकि इनका डुप्लेट और ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है, जिसकी वजह से ये फ्री क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा चलते हैं और स्टडी के ऊपर। और स्टडी क्या है कि जो फिलासफर थे, जो फिलासफर ये कहते थे कि जो एटम है, क्या है? जो एटम है वो एटम जो है वो इंडिविजिबल है। जो एटम है वो क्या है? इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल। एटम जो है वो इंडिविजिबल है, सॉरी इंडिविजिबल है। जब एटम इंडिविजिबल है मतलब क्या है? ये मजीद फर्दर डिवाइड नहीं होता। एटम जो है वो फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मजीद जो है एटम टूटता नहीं है, मजीद इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये क्या है? ग्रीक फिलासफर ने राय दी, ओपिनियन दी, थॉट सोचा। लेकिन इसके अलावा जो ये इंडिविजिबल था ये और स्टडी के मुताबिक था। और स्टडी ये कहती है, या ग्रीक फिलासफर ये कहते हैं कि जो एटम है वो इंडिविजिबल है। क्या है? वो इंडिविजिबल है, मतलब क्या है? फर्दर डिवाइड नहीं होता, फर्दर डिवाइड नहीं होता। ये किसने कहा था? ये कहा था डेमोक्रिटस ने। किसने कहा था? डेमोक्रिटस
राइटर्स ने कहा था कि एटम जो है वो क्या है, इंडिविजिबल है। एटम क्या है, इंडिविजिबल है। ये एटम इंडिविजिबल है, ये डेमोक्राइटस ने कहा था। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, अब जब डेमोक्रेटस ने कहा कि एटम जो है इंडिविजिबल है, लेकिन हमने जब एटम का मीन देखा, एटम का हमने मीन देखा, तो एटम का मीन क्या बना, नॉट टू कट, मतलब इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसकी वजह से क्या नेम दिया गया, इंडिविजिबल। क्या नेम दिया गया, इंडिविजिबल, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता। लेकिन जब हमने मॉडर्न स्टडी के अंदर आए, मॉडर्न स्टडी के अंदर हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने ये देखा कि जो एटम होता है, क्या होता है, जो एटम होता है ये डिविजिबल होता है। एटम इज डिविजिबल, डिविजिबल होता है। कैसे, ये देखा गया कि इसके अंदर प्रोटॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इसके साथ न्यूट्रॉन भी होते हैं। ये तो एटम इज डिविजिबल मॉडर्न स्टडी के मुताबिक देखा गया कि एटम किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो ये है कि ये प्रोटॉन्स पर, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स पर, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन्स पर। लेकिन जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव। क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है नो चार्ज। क्या होता है, नो चार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये मॉडर्न स्टडी कहती है। अब इसको मजीद हम एक्सप्लेन करते हैं। मैंने लिया हुआ एक, कोई भी मैंने आयरन वगैरह का या किसी भी चीज़ का मैंने टुकड़ा लिया हुआ है। अब इसके अंदर इस तरह हमारे एटम पड़े हुए हैं। क्या पड़े हुए हैं, एटम। ये एटम पड़े हुए हैं इसके अंदर। जब ये वाले एटम्स हैं सेम टाइप के हैं, ये एटम्स हैं। मैंने एक आयरन का पीस लिया और इसके अंदर एटम्स हैं। अगर इस पूरे की बात करें तो इस पूरे का हम नाम देते हैं एलिमेंट का। इस पूरे को हम नाम देते हैं किसका, एलिमेंट का नाम देते हैं। अगर मजीद हम इसको ओपन करें ये, अब देखा जाए जब हमने एलिमेंट में से एक एटम निकाला, अब इस पूरे को हम नाम देते हैं एटम का। इस पूरे को, इस पूरे को क्या नाम देते हैं हम, एटम का। ये जब हमने इसको एटम का नाम दिया तो हमने देखा है कि जो ये दरमियान में चीज पड़ी हुई है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पड़ा हुआ है। और न्यूक्लियस के अंदर ये भी देखा गया कि न्यूक्लियस के अंदर एक तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ये देखा गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन हमने इसके सर्कल के अंदर जो ऑर्बिट हैं या शेल हैं, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन को देखे। इस तरह, और ये इस तरह है, वो जितने भी हों वो कंसीडर। तो देखा गया कि
एटम के न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हें हम नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन का। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का। तो एटम के अंदर ये भी देखा गया कि जो न्यूक्लियस है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, लेकिन जो उसके सर्कुलर ऑर्बिट में कोई चीज रिवॉल्व कर रही है उसका हमने क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रॉन का। अब देखें, इससे ये साबित होता है कि एटम को हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं, वो हमने देखा है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उसमें प्रोटॉन्स भी हैं, उसमें न्यूट्रॉन्स भी हैं। ये हमने एटम के अंदर देखा। अगर हम आगे बात करें, इसके अलावा इसको नाम देते हैं, ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम नाम देते हैं एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर। आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये एटम है, एटम का क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है? प्रोटॉन है। उसे क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो डिफाइन दोबारा सुने कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसकी भी बात करूं, इसके साथ साथ मैं इसकी भी बात करूं, इन दोनों का हम क्या नाम दे सकते हैं? इन दोनों को हम क्या नाम दे सकते हैं? दोनों का नाम बन जाएगा मैस नंबर। मैस नंबर भी कह सकते हैं आप, इसके साथ साथ मैस नंबर, इसके साथ साथ एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। एटॉमिक मैस। ये अब इसमें ये है कि ये एटॉमिक नंबर है, प्रोटॉन है, और ये मैस नंबर या एटॉमिक मैस है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम Z से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। एक आप इसको मैं सिंपल टर्म बता दूं कि आपसे कोई पूछ ले कि एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन इतने हैं, तो आप बताएं कि न्यूट्रॉन कितने होंगे। क्या है कि प्रोटॉन इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो आप बताएं। लेकिन आपने यही कंसीडर करना है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जो टोटल होगा, टोटल जो एटॉमिक मैस होगा, उसमें से हमने किसको माइनस करना है? प्रोटॉन को माइनस कर लेना है। जो आंसर आएगा वो न्यूट्रॉन कहलाएगा। अब आपको मिसाल दे देता हूं कैसे। लाइक दैट, ये और ये है। अब कार्बन 12 है, और कैसे? ये वाला एटॉमिक नंबर है और ये वाला क्या है? एटॉमिक मैस है। मैंने कहा कि इस एटॉमिक मैस में से इस एटॉमिक नंबर को माइनस कर लें, जो आंसर आएगा, तो इसका आंसर क्या बन रहा है? 6 आ रहा है। तो 6 हमारे पास क्या मौजूद होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। किसके अंदर? एक एटम के अंदर। तो जो कार्बन का एटम है उसके अंदर 6 के हैं, प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, और एटॉमिक मैस कितना है? वो है 12। अगर मैं इसके साथ साथ और भी इसके साथ एक मेन पॉइंट आपको बता दूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये इसके अंदर एटम के अंदर कंडीशन है। तो आगे चलते हैं। इसके अलावा आपने आइसोटॉप्स भी देखे हैं। आइसोटॉप्स के अंदर क्या होता है कि जो एटॉमिक मैस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसके अलावा मजीद हमने आइसोटॉप्स के ऊपर भी डिस्कस करना है, वो इंशाल्लाह थर्ड लेक्चर होगा या फोर्थ लेक्चर होगा, उसके अंदर हमने आइसोटॉप्स को भी एक्सप्लेन करना है। तो आगे चलते हैं। तो ये तो समझ आ गई होगी आपको। और डाल्टन वर्क की बात करें, डाल्टन वर्क है कि डाल्टन जो है he was an English स्कूल टीचर। जो डाल्टन था वो इंग्लिश स्कूल टीचर था। इंग्लिश स्कूल टीचर, इंग्लिश स्कूल टीचर था। ही डेवलप्ड और प्रपोज्ड, इसने इजाद किया। डेवलप्ड और प्रपोज्ड एटॉमिक थ्योरी।
इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की। वो इंग्लिश स्कूल टीचर था। इसने एटॉमिक थ्योरी पेश की, एटम के हवाले से एक थ्योरी पेश की, उसके हमने पास्टुलेट भी देखे हैं, और इसके साथ साथ डाल्टन ने 2 लॉज भी गेव किए। ही गेव 2 लॉज, which one is law of conservation of mass and second is law of definite proportion। तो हम पास्टुलेट की बात करें तो आप कह सकते हैं इसके अंदर कि ही gave 2 laws इसने 2 लॉज पेश किए एटम के हवाले से। इसके साथ हम पास्टुलेट की बात करें कि पास्टुलेट कौन कौन से हैं इसके। फर्स्ट पास्टुलेट की बात करें, फर्स्ट पास्टुलेट क्या है? फर्स्ट पास्टुलेट की बात करें कि ऑल एटम इज या ऑल मैटर इज, ऑल मैटर इज कंपोज्ड लिखें आपकी मर्जी है, मेड अप लिखें आपकी मर्जी है, ऑफ all type of atoms, all type नहीं तो all matter is composed of different type of atom, of element। तो ये भी लिख सकते हैं ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मिलने से क्या बता सकते हैं कि ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स of different elements which have different properties, different chemical properties। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम के मिलने से मैटर बना हुआ है तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अगर मैं इस चीज को मैं सेम लिखता हूं और मैं जो चेंज करता हूं वो ये है, ये इसमें मैंने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आप लिख सकते हैं कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट। इसके साथ आपने एक लाइन लिखनी है इसकी जगह पे डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें लिखना है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो ऊपर मैंने ये देखा है कि अगर डिफरेंट एलिमेंट के एटम होंगे तो प्रॉपर्टीज भी उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अगर वो सेम एलिमेंट के एटम के मिलने से मैटर बना हुआ है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। ये 2 पास्टुलेट हैं। ये क्या है? 2 पास्टुलेट है। एक ये वाला, सेकंड मैंने ये लिख के बता दिया है तो ये आपने लिख लेना। आगे चलते हैं, 2 लॉज दिए, कौन कौन से हैं? विच वन इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट लॉ की बात करते हैं तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब इसके अलावा सेकंड की डिफाइन की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो क्या बनेगी? तो mass neither be created nor destroyed but change from one form to another form, या
इसके अलावा और भी डिफाइन है, वो क्या है कि मैदर जो मैस है या एनर्जी है कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान ना ही मैस को तबाह किया जा सकता है ना ही उसे क्रिएट किया जा सकता है। वो है लॉ ऑफ मैस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहलाता है। इसके अलावा आगे की बात करें लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, तो इसमें यह है कि जो कोई भी कंपाउंड प्योर कंपाउंड है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है तो उसके अंदर जो रेशो होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो मजीद इनको हमने आगे तकरीबन थर्ड या फोर्थ लेक्चर के अंदर या फिफ्थ लेक्चर के अंदर हमने इसको मजीद बयान करना है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। आगे बात करते हैं हम जैकोब बर्जीलियस की। जो जैकोब बर्जीलियस है ये स्वीडिश केमिस्ट है। ये क्या है, स्वीडिश केमिस्ट है। स्वीडिश केमिस्ट है ये, स्वीडिश केमिस्ट है जैकोब बर्जीलियस। ही डिटरमाइंड, इसने मालूम किया, ही डिटरमाइंड मालूम किया दी एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन किया ऑफ एलिमेंट्स, ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को जैकोब बर्जीलियस ने डिस्कवर किया या डिटरमाइन किया। इसके अलावा आगे की बात करें तो हिज एटॉमिक मैसेज, हिज एटॉमिक मैसेज, इसके जो एटॉमिक मैसेज थे, एटॉमिक मैसेज आर वेरी क्लोजर, आर वेरी क्लोजर टू द मॉडर्न मैसेज, टू द मॉडर्न एटॉमिक मैसेज, मॉडर्न एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट। ये जो जैकोब बर्जीलियस ने एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को डिटरमाइन किया था, उसके जो एटॉमिक मैसेज थे, जो मॉडर्न एटॉमिक मैसेज एलिमेंट्स के आए तो तकरीबन उसके करीब करीब एटॉमिक मैसेज थे। इसके साथ साथ ही गेव सैंबल टू दी एलिमेंट्स, इसने सैंबल एलिमेंट को सैंबल दिए, ही गेव symbols to the elements, ये तो एलिमेंट्स को इसने क्या दिए, सैंबल दिए। तो जैकोब बर्जीलियस के ये दो पॉइंट हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। ये तो ये आपका एटम के हवाले से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसके मज़ीद हमने अगले लेक्चर के अंदर एविडेंस ऑफ एटम को मज़ीद डिस्कस करना है। अगर हमारा ये चैनल आपको अच्छा लगा हो और लेक्चर भी आपको समझ अच्छी तरीके से आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक शेयर भी कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अस्सलाम वालेकुम।